कक्षा 10 विषय विज्ञान। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अपने कल पेपर में प्री बोर्ड और वार्षिक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो वार्षिक अर्धवार्षिक सबके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना इंपोर्टेंट, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन अपन को समझना है, क्वेश्चन समझोगे तब बना लोगे। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा छिपी रहती है। क्या होती है, ऊष्मा छिपी रहती है। ठीक है, तो क्या है, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वे क्या कहलाती है, इसमें श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन श्वास लेते हैं, अब जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, अपन को पता है, सांस लेते हैं तो अपनी गर्म हवा निकलती है अंदर से, क्योंकि अपने अंदर क्या होती है, ऊष्मा होती है। ऊष्मा कैसी होती है, गर्म होती है। तो वही चीज़ जिसमें ऊष्मा छिपी रहती है वो क्या हो जाएगी, अपनी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो जिस चीज़ ध्यान रखना है इस चीज़ को, फिर बाकी फिर आप इसको बना सकते हो। क्या होगी, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में क्या कहती है, ऊष्मा निकालती है। जैसे अपन सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तो उसके साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा। इस वजह से क्या है जी, अपनी श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों कहते हैं। लोहे की वस्तु देखिए अपन ने घर पे, उनमें देखा होगा पेंट लगा रहेगा सब पे पेंट, जिससे पेंट नहीं लगा रहता उस पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, बहुत जल्दी जंग लग जाती है। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट कहते हैं जिससे वे नमी की संपर्क में ना आए। जितनी जल्दी नमी के संपर्क में आएंगी उतनी जल्दी उनमें क्या लग जाएगी, जंग। देखना, रात में पानी में डाल देना और फिर क्या कर लेना, उसको बाहर डाल देना, वो जंग खा जाएगी। लेकिन अगर ऐसी रहेगी, सूखी में रखी रहेगी तो जंग नहीं खाएगी। तो किस लिए संक्षारण क्या कहलाती है, अपनी जंग। ऐसे बना के लिख दोगे, कहेगी लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों कहते हैं, तो लिख दो जंग से बचाने के लिए या संक्षारण से बचाने के लिए। समझ में आई चीज़, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में बैठाने हैं तब बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन कहता है। जो अम्ल है, अम्ल को पता है अपन क्या होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जिससे ध्यान रखना, क्योंकि अगर अंतर आएगा तो आप सीधा लिख दोगे पहले, एक खट्टे होते हैं, कौन खट्टे होते हैं, और क्षार कैसे होते हैं। देखो दिमाग में बैठाने, कड़वे दिमाग में बैठ गई ना चीज़ तो छाप लो, दो और सही छाप रहे बिल्कुल। तो जितने दिमाग में बैठ गए ना तो उतना काम बने। अब सुनो, अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव होता है। क्या हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, H पॉजिटिव उत्पन्न होते हैं जो विद्युतीय वाहक होते हैं। कैसे होते हैं, जो विद्युत क्या होती है, अपनी लाइट, उसकी क्या होती है, वाहक। इस कारण से विद्युत का चालन कहते हैं। अम्ल इसलिए क्या होते हैं, अगर में अगर करंट डाल दें अपन तो करंट का हो जाए एक जगह से, जैसे अपने एक बीकर होगा, बीकर मतलब जैसे अपन एक इतना डब्बा ले लो, अगर अपन करंट को इतना डाल ले, यहाँ भरो अम्ल, तो अपन इतने से हाथ डाल देते करंट लगे अपन। ठीक है, इसमें क्या कि इसमें क्या है, तुम्हारे हाइड्रोजन आयन है तुम्हारे। ठीक है, इस वजह से होता है। ठीक है, तुम्हारा बेटा क्या हो, जो चीज़ तुम्हारी खट्टी होती है ना, वे अम्ल कहाती है। ठीक है, वे सब क्या में आ जाती है, अम्ल में आ जाती है। ठीक है, वे ये तुम्हारा अम्ल, और जो कड़वी चीज़ें होती है वो क्या में आ जाती है, क्षार में। बस इतना ही होता तुम्हारा, समझ में ये चीज़। तो इसमें क्या होते हैं, H पॉजिटिव होते हैं, और इस वजह से क्या होते हैं, करंट के सुचालक होते हैं। ठीक है, चालक होते हैं या सुचालक कह दो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। अब क्या कह रहा है, देखो जल है, जल तो याद है ना अपन का पानी होता। अभी कह रहा है जल की अनुपस्थिति, अगर जल ना मिले हो कि में अम्ल में, अपना नींबू खाओ, नींबू खाओगे नहीं, उनमें भी तुम्हें पता है नींबू खटाई चलाते, लेकिन उनमें भी पानी है, मतलब जो चीज़ लिक्विड हो, मतलब जी मैं कहो द्रव टाइम में हो, पानी तो हमेशा हो कि नहीं हो, पानी आ गया मुँह में जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं देते। जो हाइड्रोजन आयन हो ना जी, ये नहीं देते, जो अम्लीय व्यवहार के कारक होते हैं। किससे अम्लीय व्यवहार कौन बताओ, जे हाइड्रोजन आयन। जे ना हो तो का ना हो, तुम्हारा अम्लीय ना हो। इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। समझ में आ गई चीज। जल की अनुपस्थिति में क्या हो जाता है, अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन आयन नहीं देते, और हाइड्रोजन आयन ना दें तो बेकार जाए, तो वहाँ भी अम्लीय नहीं है। चीज़ समझ में आ गई चीज़। अम्ल को क्या देना चाहिए, हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन नहीं है तो वो नहीं है। समझ में आई चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे, जितने क्वेश्चन बताया जाए बहुत बार पूछेंगे। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डोपर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होता है उसे केरोसिन में क्यों डुबाया जाता है। केरोसिन जानते हैं क्या होता है, मट्टी का तेल, अपने अच्छे से देखा है। ठीक है, तो जो सोडियम धातु होती है अपनी, उसको किस में डुबा के रखते हैं, मिट्टी के तेल में। बिल्कुल,
तो सोडियम धातु वायुमंडल की नमी या आर्द्रता के प्रति अति क्रियाशील होती है। मतलब अपने पता है कि अपनी जो वायुमंडल है इसमें क्या होती है, नमी या आर्द्रता। क्या होती है, नमी आर्द्रता। सुबह से अपन ने देखी है, अपन लोग जैसे अपने ऊपर पानी के जैसे रात के समय निकलो से अपने ऊपर पानी बांधी बूंदी टाइप पड़ जाती ना, क्या बहुत अब कहना बहुत नमी है उस पर रही, वही चीज़ कह लेना, वही क्या कहलाती है भाई, नमी या आर्द्रता। समझ में आई चीज़, क्या कहलाती है, नमी या आर्द्रता। तो क्या होती है, जो सोडियम धातु होती है वो किसके प्रति होती है, नमी या आर्द्रता के प्रति बहुत सारी होती है क्रियाशील, बहुत जल्दी क्रिया कर लेती, नमी से नमी टच भाई और क्रियाशील होगी, मतलब आग पकड़ लेते। क्या कर लेते, अगर सोडियम को ऐसे छोड़ दे खुलो तो आर्द्रता या नमी से पकड़ के क्या कर ले, आग लग जैसी, बिल्कुल। इसलिए इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि यह नमी के संपर्क में ना आ सके। समझ में आई चीज़, अब समझ में आई क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये क्या नमी और आर्द्रता से क्या होती है, बहुत अधिक क्रियाशील होती है, छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, मतलब आग लग जाएगी, सीधी बात है। समझ में आई चीज़, तो ये आज चीज़ समझ में आ गई चीज़। चलो अब आगे देखते हैं, ये पूछा जाता है, इसको देख लो, ठीक है। अगाध वर्ण या तन्य क्या होता है, जो अगाध वर्ण हो या तन्य क्या होता है, ठीक है। अगाध वर्ण वे धातुएं जो पीटने पर पतली तो खिंच जाए लेकिन वे टूटती नहीं है, पतली फैल जाए सोन है ना, वो तीन जा खींचे बहुत लंबी खींच जाए लेकिन वे टूटती नहीं है। तो ये किस में धातु में होता है, ये किस में होता है, धातु में, बस में, हाँ धातु में। वे धातुएं जो पीटने में पतली चादर की तरह फैल जाती है वो क्या कहलाती है, अगाध वर्ण, ठीक है। क्या कहलाता है, अगाध वर्ण, मतलब उन्हें कूट काट लो, घात भी दे दो तब भी बेकार नहीं है, टूटे ना, ठीक है, समझ में। और तन्य कैसी होती है, वे धातु है जिनके तार खींचे जा सकते हैं, यानी खींच बहुत तार थी, ठीक है, क्या होता है तन्य। मुझे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखना, आप देखते आएंगे। आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्या होते हैं, ठीक है, जे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आयनिक यौगिक होते हैं आपके, उनके उच्च गलनांक, गलनांक क्या कहलाता है, जैसे अपन एक चीज़ समझना, जैसे जो चीज़ गल जाती है, जैसे अपन ने क्या करो, ये प्लास्टिक है, एक अपन आग में रखो, अपन ऐसी रखी तो गल नहीं कर, नहीं गल, लेकिन आग पे रखें और एक जगह गायब हो जाए तो पिघल जाए, यानी गल जाए, तो भाई क्या गलनांक तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, चूंकि पेबल अंतर आणविक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। अब एक चीज़ बताना बेटा में, जैसे जे है, इसके बीच भी छोटे छोटे कण होंगे ना, इसके बीच में बंद होंगे ना, जैसे इसमें हुए ना अंतरा आणविक बंद, ये सब चीज़ों में होते हैं, इसके अंदर भी अंतरा आणविक बंद होंगे तभी तो एक बनेगा। जैसे आप एक चीज़ बताना, इसको हम काटेंगे तो एक पतली सी प्लास्टिक निकल आएगी, निकल आएगी, मतलब जो प्लास्टिक से मिलकर बनी, तो वो उसे क्या बोल सकते हैं, जो जुड़े हैं, जैसे अंतरा आणविक बंद बोल देंगे ना, इसके जो बोल सकते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल बोल देंगे ना, तभी तो जुड़ी है ना जी। तो इसमें तो इतनी जुड़ी है, अगर हम एक मोटी पेन लाएंगे, इतनी बड़ी मोटी पेन, इतनी मोटी पेन मान के चलो, तो उसको पिघलाएंगे, इसको पिघलाएंगे, कौन जल्दी पिघल जाएगी। तो समझ में आई क्या, तो जय वो पूछ रहा है कि आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, क्योंकि आयनिक जो यौगिक होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, अंतर आयनिक आकर्षण बल तोड़ने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है। इसे जलाने के लिए कम ऊर्जा लगेगी, बड़ी जलाने के लिए वो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। समझ में आई चीज़, क्योंकि जब बंद होते हैं आयनिक बल, समझ में आई चीज़। तो हर चीज़ किससे बनी होती है, अंतर आयनिक आकर्षण बल सब में होते हैं। जैसे थोड़ी मजबूत है, थोड़ी अपन 2 रुपये पहन लेते वो ऐसी लचक जाती कि लचक जाती, तो उसमें क्या होती है, अंतर आयनिक बल कैसे होते, कम होते हैं, वो जल्दी पिघल जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब है, इसलिए क्या होते हैं, उच्च गलनांक होते हैं। उच्च गलनांक क्यों, क्योंकि उनके बीच अंतर आणविक बल ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा होंगे तभी तो उसमें टाइम लग रहा है ना। समझ में आ गई चीज़, आ रही कि नहीं आ रही है, बस हम मोबाइल को देख रहे हो, ठीक है। आगे देखते, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते, डिटर्जेंट जानते हो ना, नेमा, कि कोई जल कठोर है या नहीं। कठोर जल और मृदु जल, 2 जल होते हैं, चलो देखते हैं। नहीं बता सकते, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है आपका, कठोर एवं मृदु 2 तरह के पानी होते, कठोर हो एक मृदु हो, दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप से झाग देता है, ठीक है। तुम कठोर पानी से धो लो या मृदु पानी से। इधर तुम्हारा सबसे अच्छा सावन पानी, जब खारा पानी हो ना, जैसे अपन कहना बहुत खारा पानी पे नहीं है, वो कहते बोलते कठोर, और मृदु जैसे मीठा पानी, ठीक है, मृदु मीठा पानी और कठोर खारा। कपड़ा धोइयो साबुन से, कठोर पानी है तुम्हारा कपड़ा साबुन ना घुरे, नहीं घुरे, देख लीजिए। लेकिन मृदु पानी है उनमें तुम्हारा साबुन घुरे, लेकिन तुम नेमा घो ई में और ई में तो तुम्हारा 2 जन में घुरे। समझ में आई, नेमा तो 2 जन में घुस जाए तुम्हारा,
लेकिन तुम्हारा जो साबुन है ये वो तुम्हारा कठोर मैंने बोला, देख लीजिए कठोर, जैसे अपने यहाँ पे आसपास में अपने खारो पानी नहीं है कि तो जाता है। हाँ नॉन मिला के देख लीजिए बिल्कुल, एग्जाम्पल करने और उसमें साबुन ला के धोइयो कपड़ा से, तुम्हारा झाग कम दे। लेकिन तुम्हारा नेमा मिला दो, मतलब जो तुम्हारा डिटर्जेंट, तो दोनों में सेम टू सेम मुझे मीठे हो में। ठीक है, चलो जी समझ में आ गया होगा हमारे सबसे, आगे बढ़ते। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना, पादप में, पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधे। जल और खनिज, पानी देखो पेड़ पौधे जल भी पियत, पानी पियत और खनिज भी खात, मतलब खाना वगैरह पोषक तत्व। लवण का बहन कैसे होता है? बहन मतलब जैसे उनके अंदर जो चीज़ें, तो बहन तो हुई है, ऐसा तो नहीं है अपने हाथ से उठा के ऐसा खा ले अपने खाई, उनमें तो बहन ही हुई है, तभी तो जो उनके तत्व से। देखो पादपों में जल एवं खनिज लवणों का बहन संवहन ऊतक, कौन सा ऊतक? संवहन ऊतक जाइलम द्वारा होता है। जाइलम कौन सा ऊतक होता है? संवहन ऊतक, मतलब जो क्या बह के ले जाती चीज़। ठीक है, तो जल हो गए और खनिज हो गए। खनिज मतलब जिसकी वृद्धि होती, जैसे अपन ने पेड़ों लगाओ, ये अपन ने जैसे पेड़ों लगाओ, अगर उनको बॉडी में खनिज नहीं मिल रहा हो, जल नहीं मिल रहा, तो बड़ा हो जाएगा वो नहीं भैया, मर जाए वहीं का वहीं। ठीक है, तो जो इको बहन को करत पेड़ पौधन में संवहन ऊतक जाइलम कौन करत? बस इतनी समझ में आ गई तो मुझे चीज़ें तुम लिख दोगे। ठीक है, आगे बढ़े। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? अपन ने खाना खाया, रोज ही खाते तो इनमें लार की क्या भूमिका? जो लार होती है ना अपने मुंह के अंदर, मतलब लार टपक गई तुम्हारी, ऐसे कर लेते बिल्कुल, तो वो की क्या भूमिका है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकल कर चबाए हुए भोजन, अपन पहले खाना चबाते थे, किसी को टक जाता चबाते ना, तो चबाए हुए भोजन से मिलकर इसे क्या कहती है जी? चिकना बनाती है। कैसी कहती है? चिकना तथा लसलसा बना देती है, मतलब चिकना लसला ताकि अंदर चला जाए। अपनी इतनी जगह तो है नहीं है बिल्कुल कि अपन रोटी लिया मुँह में और घुसेड़ दे, कोई रोटी ना से घुसेड़ी वहाँ कटला के कोई, ऐसा तो काम है नहीं है, बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जाती है। क्योंकि भोजन नली तुम्हारी छोटी सी, देखो जाए भोजन की नली, अब इतना बड़ा अपना जो मुंह होगा, ये में रोटी डालो तो कट कट के जाए, मतलब वैसे में तभी जा पे, अंदर नहीं जा पे, आसानी से फिसल सकता है, ताकि फिसल जाए तुम्हारा, वो गलत कोई अड़क गो, जब यही वजह से हो जाता ताकि तुम्हारा लाड नहीं मिल पाए सही से। ठीक है, चबा ना पे बिल्कुल। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज, लार में कौन सा उपस्थित एंजाइम? एमाइलेज मंड। ठीक है, एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड को की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस तरह लाल भोजन के पचाने में अहम भूमिका निभाती है। क्या कहती है? अहम भूमिका निभाती है। इतनी चीज़ याद, हाँ इतनी चीज़ याद रखने हैं कि जो भोजन है अपन वो खाद वहाँ पे क्या कहते हैं, लार चिपचिपा बना दे और लसलसा बना दे, ताकि वो खाना भोजन नली में चलो जाए और सही से पच जाए। बस इतना लिख देना। ठीक है, लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों देती है? आयोडीन तो सुना ही है अपन ने, ये आयोडीन वाला नमक खाओ, आगे सुना क्यों? अप टू ग्रंथि या कौन सी? थायराइड ग्रंथि। अपने गले में देखो इधर हाथ रखो, ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। हाँ, इसी को बोलते हैं जी वाले, जी बिल्कुल, टेटुका बोलते हैं ना, टेटुका दबा दें, वो तुम्हारी कौन सी है? बिल्कुल अप टू ग्रंथि, बिल्कुल अप टू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। ठीक है, को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। जी हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। ठीक है, भोजन में आयोडीन की कमी से गोइटर रोग, कौन सा रोग? गोइटर। जी देखो जो ना बहुत बड़ा गला हो जाता है ना, बहुत बड़ा बहुत रोग हो जाता अगर आयोडीन कौन सा ना बने तो वहाँ तो थायरॉक्सिन हार्मोन ना बनेगा। गोइटर रोग से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। समझ में आएगी? आयोडीन को थायराइड ग्रंथि और कौन सा हार्मोन बना है? थायरॉक्सिन हार्मोन, जिससे कौन हुई है तुम्हारा? गोइटर रोग। और गोइटर रोग से क्या हो जाए तुम्हारा? जो बढ़ जाए। ठीक है, गलो समझ में चीज़ आई? समझ में? ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था समझ लिया। अब आगे बढ़ते। पादप हार्मोन क्या है? अब पादप की बात हो रही तो किसकी बात हो रही? पेड़ पौधों की। अपने अंदर हार्मोन है, अपन हार्मोन की वजह से रोते हैं, गाते हैं, हंसाते हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं उनके भी हार्मोन। सुनो, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों जो पादपों के विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा संचित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं,
तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। क्या कहलाती है? पादप। मतलब कहने की बात क्या है तात्पर्य कि पेड़ पौधों को बढ़ने, मोटा होने या मतलब उनकी हाइट को या उनकी मोटापा को सीधी बात जो प्रभावित करते हैं वो क्या है? तो उनके पादप हार्मोन है। जो उन्हें साइंसी भाषा में लिख दी सीधी बात है। क्या है कि इनसे क्या होती है? इनकी कोशिकाओं से। कोशिकाएं तो अपने अंदर भी होती है ना, तो कोशिकाओं से स्थापित होते हैं, अपने भी अंदर कोशिकाओं से स्थापित होते हैं ना, तो इनकी किससे होती है? कोशिकाओं से। और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता, मतलब जो कोशिकाओं से हार्मोन उत्पन्न हुए, ठीक है, जैसे अपने अंदर से कोशिका हार्मोन उत्पन्न हुए, वो कितने लेगा भी आँख की कोशिका के पास में, कि अब रोने हैं या हंसने हैं या गाल के पास लेगा, तो तभी तो क्रिया संचालित हुई है। तो ऐसी भी थी कोशिकाओं द्वारा स्थापित होते हैं। और विशेष प्रकार की कोशिकाओं, विशेष प्रकार की मतलब अलग अलग काम होगा, जैसे अपनी आँख निकलना, देखिए भी गिलाना होगा, गाल मुंह दांत अलग, सबका चीज़ अलग रहेगा ना, तो उनको काम अलग अलग है। इसी प्रकार पेड़ में पत्ती इनको अलग है, उनके तने को अलग है, जड़ को अलग है कि नहीं है। तो विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता, मतलब उनकी क्रिया हो या कार्य हो को प्रभावित करते हैं। कौन करते हैं प्रभावित? पादप हार्मोन। अगर भी हार्मोन ना स्थापित हुई हैं तो भी काम नहीं करें, पेड़ पौधे बढ़े ना, पत्ती ना हुई है, पत्ती हरे नहीं हो जाए, पत्ती गिरे ना। समझ में आई चीज़? क्या समझ में आई? सबसे पहले देखो जनन क्या है। सजीवों को अपनी समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के लिए नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। मतलब सीधी बात है, अपने समान उत्पन्न करने की, या अपने समान, जैसे कुत्ता है तो कुत्ता अपने समान जन्म दे, इंसान है इंसान अपने समान जन्म दे, तो वो क्या कहलाता है? वहाँ जन्म कहलाता है। जैसे मुर्गा है, मुर्गी है, वो अंडा दे, वो अपने समान नहीं देती, तो वो जनन नहीं कहा है वो। मतलब जो अपने समान आकृति को जन्म दे वो कहा है तुम जनन है। ठीक है, जिस चीज़ बस इतने समझ लीजिए, उसको आप लिख सको। अब देखो अलैंगिक जनन का है, अलैंगिक और लैंगिक दो जनन हो, ठीक है। अब ये पूछा अलैंगिक जनन क्या, ठीक है। तो जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होता? युग्मक का निर्माण नहीं होता, बल्कि जनन जैव अलैंगिक भागों अंगों के द्वारा होता है। मतलब इसमें युग्मक नहीं होगा। जैसे अपना पता है एक्स और वाई, जैसे एक्स किस में होते हैं? मेल में होते हैं ना, एक्स गुणसूत्र, और फीमेल में क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं ना। जैसे एक्स मिलती तो लड़की होती, और एक्स वाई मिलता तो क्या होता? उल्टे तो नहीं बोल रहे? एक्स मिलेंगे मेल में क्या होते? एक्स वाई होते कि एक्स होते? फीमेल में क्या होता बेटा तुम्हारा? ऐसा गलत होगा। मेल में एक्स वाई और फीमेल में क्या होते हैं? एक्स, ठीक है, जे होते हैं, ठीक है। चलो अब जे मतलब जे, जैसे जे तो पता है अपन एक्स मिलेंगे तो क्या होगी? लड़की होगी, और एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का होगा, जैसी चीज़ समझेंगे। तो अब यहाँ पे लैंगिक की बात हो रही थी, अलैंगिक की, ठीक है। जो आपका लैंगिक होता है, अलैंगिक क्या होता है? लैंगिक के लिए क्या होगी? मेल और फीमेल की जरूरत होती है, लेकिन अलैंगिक के लिए नहीं होती है। देखो पेड़ पौधे में जिस चीज़ें होती है, पशु पक्षी में चीज़ें, सब में जो होती हैं, पेड़ फूल होते हैं ना, फूल में भी चीज़ें होती है, मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन उन्हें लैंगिक की जरूरत नहीं होती है। किसकी होती है? अलैंगिक। अलैंगिक में मतलब जो तुम्हारे दोनों मिलेंगे नहीं, सीधी बात है, ठीक है। युग्मक नहीं हो, जैसे मिलना को क्या बोलते हैं? युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक कायिक प्रबंधन क्या कहलाता है, इसको देखो। कायिक प्रबंधन क्या है? जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों, रचनाओं से नवीन पौधे पैदा करता है। एक पौधा से या किसी भाग से दूसरा पौधा पैदा कर ले, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे लगा पुण्य, उनमें से कछु मिला के दूसरा पैदा पौधा कर ला, ठीक है। जैसे हाँ, जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों या रचनाओं से नवीन पौधे पैदा करता है तो इस विज्ञान को क्या लेते हैं? कार्य प्रबंधन, कृत्रिम लैंगिक जनन कहते हैं। हाँ, कृत्रिम लैंगिक जनन भी कहते हैं, मतलब उससे उसके भाग से कुछ चीज़ उत्पन्न कर ले, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मुकुलन, ये पोषण बहुत बार आया, ध्यान देना इनको अच्छे से। कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न होता है। जैसे अपने एक जीव ले लो, अब जो जीव है, अब थोड़ी देर बाद इसको एक जीव के ऊपर एक उभार होगा, फिर ये जीव के ऊपर एक उभार और बड़ा होगा, फिर जो जीव अलग होगा, जो जीव अलग होगा, जो कहलाता है तुम्हारा मुकुलन, जो भी एक तुम्हारा जनन किया है तुम्हारी, ठीक है। लेकिन इसमें का होत, इनमें उभार आउद और वो का होत छोटे छोटे बढ़ के दोनों अलग हो जाते भाग, ठीक है। तो कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जो परिपक्व होने पर जीवों से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और नए जीव को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। इस भी क्या कहलाते हैं? मुकुलन या कली कायन। क्या बोलते हैं? मुकुलन या कली कायन, बिल्कुल। हाइडा सुना है ना? हाइडा जी मुकुलन। अगर चित्त आ जाए आपका कि हाइडा में अलैंगिक जनन को मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा समझाओ, तो देखो हाइडा में जो उभार होगा, ये थोड़ा और उभार होगा, ये तो इधर बड़ा उभार होगा, और कुछ समय बाद ये हट जाएगा। ये क्या है? मुकुलन की क्रिया। अब बना दोगे ऐसे,
ठीक, डी, हाँ बिल्कुल, डीएनए प्राकृतिक का प्रजनन में क्या महत्व है। पहले तो आप डीएनए और एटीपी का फुल फॉर्म सीख लेना। डीएनए का डीऑक्सी ऐसा कुछ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कुछ है, मैं याद नहीं आ रहा, सॉरी बेटा याद नहीं आ रहा, अब उनको पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, हमने बहुत दिन से देखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व होता है। देखो डीएनए बहुत महत्वपूर्ण हो, डीएनए से पता चला कि तुम इनकी लड़का हो, नहीं तो दूसरा के लड़का जो हो जाए। बिल्कुल, डीएनए में कहा जो माता पिता के डीएनए हो बे बच्चा में पाए जाए, दूसरे के पाए नहीं जाए, ध्यान रखिए। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। मतलब क्या होती है, जो जनन की मूल घटना होती है वो डीएनए की प्रतिकृति मतलब फोटो कॉपी होती है। जो तो माता पिता में मुझे वही तुम्हारा की में वही है बच्चा में प्रतिकृति में, यानी फोटो कॉपी बोल सकते। तो वैसे तुम्हारा पता लगे का है तुम्हारा डीएनए कि तुम की बच्चा हो, समझ में आई डीएनए का है तुम्हारा, यही से पहचान लो। ठीक है, जाना आता है ध्यान दो। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जो ग्रह हैं, ग्रह जैसे ग्रह तो जानते हो ना, पृथ्वी अपना एक ग्रह है कि नहीं है कि नहीं है ग्रह, मंगल ग्रह है कि नहीं है। ठीक है, सूर्य का है कि तुम्हारा तारा है। चलो देखो, ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते, ग्रह जो हैं पृथ्वी से दूर नहीं है, इस वजह से अपन देख सकते। ठीक है, कैसे देख सकते, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, वो सॉरी दूर वो नहीं है हाँ अरे टेलीस्कोप से। ठीक है, ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते, इसलिए उनसे आने वाले प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलती सघनता वाली वायुमंडल की परतों से नहीं गुजरना पड़ता तथा उनके प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। ठीक है, देखो बेटा क्या चीज़ है, जो क्या बोल रहा है, ग्रह जो है अपनी पृथ्वी के ज़्यादा पास में है। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सूर्य का जो प्रकाश आउट ना, इसमें क्या है, प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलती सघनता वाली वायुमंडल की परतों से नहीं गुजरना पड़ता। जो अपने प्रकाश देखा ना, उनकी जो परतें होती बदलती नहीं है। जैसे अपने वायुमंडल, जैसे वायुमंडल में ऐसे बहुत सारी परतें हैं ना, जी प्रकाश, अब जब प्रकाश इनसे टकरात तो ये बदलती है क्या ना बदलती, इस वजह से अपने तारे का हो टिमटिमाते दिखाई दे, क्योंकि तारे बहुत दूर है, ग्रह है पास में, इस वजह से जो प्रकाश की रोशनी है वो टिमटिम मतलब ज़्यादा दूर से नहीं गुजर पाओ, तारे की बहुत दूर से गुजर, इस वजह से कैसे दिखाती है अपने टिमटिमा दे। लेकिन ग्रह पास में है, इस वजह से जो प्रकाश की किरण है ज़्यादा पैटर्न से नहीं टकराती, इस वजह से अपने कैसे दिखा जी, ग्रह टिमटिमाते नहीं दिखाती, इस वजह से। हाँ ग्रह नहीं दिखा, तारे दिखा, तारे बहुत दूर है और ग्रह क्या है अपने पास में है। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित वर्णन कीजिए। अब देखो बेटा, तारे का है अपने आंख से बहुत दूर है। ठीक है, तारे का है बहुत दूर है, उन्हीं के बीच में कहावत बहुत सारी वो रहती है तुम्हारी का रात माध्यम रत्न की। ठीक है, माध्यम रत्न मतलब आवरण बहुत सारे। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश कहते हैं तो वहाँ तारा कहते हैं, तो वहाँ इते, लेकिन अपनों कहते लगे तारा सामने है। ठीक है, क्या की कारण, जो परतें हैं ना बीच में, बहुत सारी परतें वायुमंडल में है क्या नहीं है, बहुत सारी परतें। तो जैसे सुनो, जो तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूर है तारे। ठीक है, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों, जो वायुमंडल की विभिन्न परतें होती ना, उनसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, उन्हें पार करना पड़ता है। इन तारों परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण, अब कौन मोटी है परत, कौन कम है, तो बदले कर बदले परत। ठीक है, सघनता भी बदलती रहती है। किसी विशेष तारे से आने वाले प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपरिवर्तित होकर हमारी आंख में आती हैं, और परतों के बदलते रहने के कारण जो तारे होती है ना, तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है। समझ में आई चीज़, जैसे इनके बीच में मान लो माध्यम है। ठीक है, बहुत सारे जी है माध्यम। ठीक है, अब जैसे ई की रोशनी आई, ना चलेगी ना चलेगी ना चलेगी, अब तारे की स्थिति बदलती दिखाती नहीं दिखाती, यही वजह से बदलने के माध्यम से। ठीक है, अब रोशनी है, रोशनी तो और टकरा के पहले इतना रोशनी आया, फिर ना आया, फिर ना आया, ना आया, लेकिन आ तो आँख ही में, तो ना टकराई ना टकराई, ये वजह से टिमटिमाते दिखाई देती नहीं, ये तुम्हारे तारे हो गए। समझ में आई चीज़। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन आंसर क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, इस वजह से यहाँ समाप्त करते हैं। प्लेलिस्ट में और भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ऐसे ही समझाया हमने। ठीक है, तो आपको वहाँ पे देखना है, और बाकी इतने तो आपके पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक आध बार। धन्यवाद।